माँ को जन्नत यूं ही नहीं कहा गया है, वाकई में माँ के कदमों में जन्नत होती है। इस चीज़ का एहसास मुझसे ज़्यादा कौन कर सकता है, क्योंकि अपने माँ के होते हुए तो मेरी आंखों में कभी आंसू ही नहीं आए थे। मेरी माँ मेरी इच्छा पूरी करती थी, चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। मुझे किसी भी चीज़ की कोई इच्छा होती थी तो मेरे पिताजी तो मेरी छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। उनके जाने के बाद मेरी माँ ने इस कदर मेरा ख्याल रखा था कि वह एक पिता और माता दोनों का प्यार दे रहे थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हमारी इतनी बड़ी फैमिली में कहने को तो कोई भी लड़की नहीं थी, सिर्फ अपने पिता की मैं अकेली लड़की थी। बाकी सभी के लड़के ही थे, लेकिन मुझे कोई भी प्यार नहीं करता था सिवाय मेरी माँ के। यहाँ सब मेरे माँ के सामने मुझसे प्यार करने का दिखावा जरूर करते थे। अक्सर ये जताते थे कि हम लोग नेहा से बेइंतहा प्यार करते हैं, वो हमारी बेटी के जैसे ही है। लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना ही था। मेरी माँ के सामने मुझसे प्यार करने का दिखावा करते थे। शायद मेरी माँ इन सब की नीयत को जानती भी थी, लेकिन वह हमेशा खामोश रहती थी और मुझसे भी यही कहती थी, जो चल रहा है चलने दो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, और तुम्हें इतना पढ़ाऊंगी कि तुम्हें कभी भी इन लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें इतना काबिल बना दूंगी कि तुम्हें कभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर नहीं आना पड़ेंगे। और मैं भी अपनी माँ की उम्मीदों में खरी उतरने की बहुत कोशिश कर रही थी। पढ़ाई में मैं हमेशा प्रथम स्थान लेकर आती थी और बाकी सब कामों में भी मैं काफ़ी होशियार थी। घर के काम में भी अपनी माँ की मदद कर दिया करती थी, साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, घर का काम मैं अपने आप कर लूँगी। हालांकि हम लोग इकट्ठे ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुम किसी भी घर के काम को हाथ मत लगाया करो। लेकिन मुझे अपनी माँ पर दया आती थी, क्योंकि मेरी माँ अकेले जब घर का काम करती थी तो मुझसे रहा नहीं जाता था और मैं अपनी माँ की मदद कर दिया करती थी, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। मैंने अच्छी तरह से देखा था कि पिताजी के जाने के बाद किस तरह उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, कितनी परेशानियों को उन्होंने सहन किया, वह भी सिर्फ मेरे लिए। आज तक उन्होंने कभी भी लड़के की चाह नहीं रखी। आज तक उनके मुंह से कभी भी यह नहीं निकला कि काश एक लड़का होता। वो हमेशा यही कहती थी कि हमारी बेटी भी लड़कों से कम नहीं है। अगर लड़की संस्कारी और अच्छी पैदा हो जाए तो वह 10 लड़कों के बराबर है। जब मेरी माँ ने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी, हमेशा मुझे प्यार किया, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी उनके संस्कारों को अच्छी तरह से अपनाऊं और उनकी इज्जत के ऊपर कभी भी आँच ना आने दूं। और हमेशा यही करती थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत जल्दी उथल पुथल होने वाली थी, इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जितनी खुशियाँ और प्यार मुझे बचपन से मिलता रहा था, उतना ही दुख मुझे डबल होकर मिलने वाला था। लेकिन भगवान के आगे किसी की भी जोर नहीं चलता। जो होना लिखा था वह तो होना ही था, इसको टालने वाला कोई भी नहीं था। दरअसल मेरा नाम नेहा है। मेरी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि खुशियाँ जैसे ख़त्म हो गई और गम ही गम आने लगे। हम लोग एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैं अपने पूरे ख़ानदान की इकलौती लड़की थी। मेरे 2 चाचा जी थे और 2 उनके पास बेटे थे। बस मेरे पापा की मैं इकलौती बेटी थी। अब मैं 10 साल की थी जब मेरे पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी और होनहार थी। मेरी मम्मी शुरू से ही जॉब करती थी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। अपने पति के मरने के बाद भी मेरी माँ ने जॉब जारी रखी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की परवरिश कैसी करती। मेरी मम्मी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अपनी मेहनत से पैसा कमाती थी और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि उनकी तरह उनकी बेटी भी खूब पढ़े लिखे, और कभी उनकी बेटी पर कोई कड़ा समय आए तो उनकी बेटी खुद पर निर्भर हो और किसी के आगे हाथ ना फैलाए। उनकी बेटी बुरे वक्त से खुद लड़ना सीख ले। मगर मेरी मम्मी नहीं जानती थी कि बुरा वक्त आने से पहले इस काबिल भी नहीं बन पाएंगी कि वो बुरा ही से लड़ पाए, बल्कि इससे पहले ही बुरा वक्त आ जाएगा। उस समय मैं इंटर में थी जब मेरी मम्मी के साथ एक ऐसा हादसा हो गया
जिसमें उनकी जान चली गई। मेरी मम्मी जिस स्कूल में टीचिंग करती थी, वहाँ से आते समय उनका एक ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया था। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। जिस दिन मैंने अपनी माँ को खोया था, मैं नहीं जानती थी कि सुबह मेरी माँ मुस्कुराते हुए स्कूल जाने के लिए खुद भी निकलेंगी और मुझे भी स्कूल छोड़ते हुए नौकरी पर जाएंगी। मैं अपनी माँ की मौत पर बहुत रोई थी, क्योंकि मेरी माँ की मौत मौके पर ही हो गई थी। उन्हें इतना समय भी नहीं मिल सका था कि वो आखिरी समय में अपनी बेटी से बात कर सके। बस उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ आनी शुरू हो गई थी। मेरी मम्मी की मौत पर मेरे मामा मामी भी आए थे। वैसे तो मेरे 3 मामा, 2 मासियाँ थी और उन सभी की भी शादियाँ हो चुकी थी। एक मासी की मौत हो चुकी थी, जबकि एक मासी और 2 मामा दूसरे शहर में रहते थे। हमारे ही शहर में मेरे एक मामा रहते थे। वह सब बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। मेरे नाना नानी ने उनको जिम्मेदारी दे दी थी कि वह मरने के बाद अपने सारे भाई बहन का ख्याल रखे। मेरी माँ ने अपने सारे भाई बहनों की शादी कर दी थी और वह अपने फर्ज से फ्री हो गई थी। उनके बाद उन पर कोई दबाव नहीं था। हम अपने मामा मामी के घर भी कम जाया करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी को ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती थी। मैं अपने 2 चाचाओं के साथ रहती थी, इसलिए मुझे कभी अपने किसी रिश्तेदार की कमी महसूस नहीं हुई थी। मैं उनके खानदान की इकलौती बेटी थी, इसलिए मुझे बहुत प्यार करते थे। मगर मुझे सबकी असलियत तो तब पता चली थी जब मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी और मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मम्मी के मरने के 3 दिन बाद घर पूरी तरह से खाली हो गया था। घर में सिर्फ दोनों चाची ही बची थी, जबकि उनके बेटे और मेरे दोनों चाचा अपने अपने काम पर जाने लगे थे। मैंने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, क्योंकि मैं अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई थी। मैं सारा दिन रोती रहती थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी। धीरे धीरे मेरी माँ की मौत को 1 हफ्ता गुजर गया था। फिर मेरी चाचियों ने मुझ पर घर का सारा लोड डाल दिया था। पहले तीनों देवरानी जिठानी साथ मिलकर घर के काम किया करती थी और तीनों में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उन्हें घर के कामों का बोझ नहीं पता चलता था। लेकिन अब मेरी मम्मी के जाने के बाद उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि मैं उन लोगों पर बोझ बन गई हूँ। अब इस घर में रहूँगी तो वह लोग जैसा चाहेंगे वैसा मुझसे करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं रहा था। चाचा जी भी ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। जब रात को वह घर पर आते तो चाची उनके सामने ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मुझसे कोई काम नहीं करवाती है। इन लोगों को लगता था कि मैं अब इन पर डिपेंड हूँ और अब सारी ज़िंदगी इनको ही मेरा बोझ उठाना है। मेरे तो दिन अब रो रो कर गुजरने लगे थे। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मेरी माँ के जाने के बाद अब पूरे 15 दिन गुजर चुके थे। इसी बीच मेरे मामा जी मुझसे मिलने के लिए आए थे। मामा जी को देखकर मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मामा जी ने जब मुझे रोते हुए देखा तो वह मेरी चाची से पूछने लगे, आखिर मेरी भांजी क्यों रो रही है। तो उन्होंने मामा जी से कहा कि हम आपकी बेटी के नखरे नहीं उठा सकते। आपकी बेटी सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है। हम चाहते हैं कि आप इसे अपने साथ ले जाएं। हमने इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया है। मामा जी को लगा था कि वह लोग कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं, मगर वह लोग तो मुझे उनके साथ भेजना चाहते हैं। मामा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी भांजी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूँगा। मामा जी ने मुझसे कहा था कि तुम अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलो। मैं सामान पैक करके अपने मामा जी के साथ चली गई। मुझे यह नहीं पता था कि मेरे आने के बाद मेरी चाची ने चाचा जी को क्या बताया था। ज़रूर उन लोगों ने उनसे झूठी बोल दिया होगा, कह दिया होगा कि आपकी भतीजी अपने मामा के साथ खुद अपनी मर्जी से गई है। मगर वह लोग तो मुझे भेज चुकी थी। मामा जी के घर जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आने वाला था, क्योंकि जब मैं मामा जी के साथ उनके घर गई तो मुझे देखकर मेरी मामी और उनके दोनों बेटियां खुश नहीं थे। उन लोगों के मुंह बन गए थे। मामा जी ने मुझे कमरे के अंदर जाने के लिए कहा था। मामा जी ने कहा था कि ऊपर वाले पोर्शन में कमरा खाली पड़ा हुआ है, तुम उसमें जाकर अपना सामान रख लो। मैं तो खामोशी से अपना सामान लेकर ऊपर आ गई थी, मगर मुझे मामा और मामी की बातों की आवाज़ आ रही थी। मामी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और कहने लगी, तुम अपनी भांजी को यहाँ क्यों लेकर आए हो। मामा जी ने कहा था, ये अब हमारे साथ ही रहेंगी। इस बात पर मामी शोर मचाने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसके साथ हमदर्दी करने की। मामा जी कहने लगे, यह भी मुझे मेरी बेटियों की तरह ही प्यारी है
और मुझे इसमें और मेरी बेटियों में कोई फ़र्क नहीं लगता। अगर तुमने भी अपनी बेटियों और इनमें फ़र्क किया तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने मामी को खामोश करवा दिया था। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि अब मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मामा जी ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। मामी मुझसे घर के सारे काम करवाया करती थी। मैं कॉलेज से आने के बाद सारे काम करती। मामा जी मामी जी को बहुत दबा कर रखते थे। वह हमेशा मामी से और अपनी बेटियों से यही कहते थे, नेहा को हमारे घर में रहते हुए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करना। मेरी मामी की बेटियों में बस 2-2 साल का ही फर्क था। मेरी मामी अपनी बड़ी बेटी पूनम के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। वैसे मेरे मामा की 2 बेटियां और उनका एक बेटा भी था और अच्छी नौकरी थी। लेकिन फिर भी मेरी मामी को ऐसा लगता था कि उनके पास रुपए पैसे की बहुत कमी है। मेरे मामा ने कभी उनके साथ किसी चीज़ की कमी नहीं की थी। मामी चाहती थी कि वो अपनी बहू लेकर आए तो बहू भी अमीर परिवार की हो और दोनों बेटियां भी अमीर ससुराल में ब्याह कर जाए। मामी जी अपने बड़ी बेटी के लिए किसी अमीर परिवार का रिश्ता तलाश कर रही थी, मगर अभी तक उनका रिश्ता नहीं लग पा रहा था। फिर ऐसे करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन मेरे मामा जी की लड़की का रिश्ता अभी तक नहीं लगा था। हालांकि वह दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी और संस्कारी भी थी। हाँ, मुझसे वह जलन महसूस जरूर करती थी और उनकी सोच अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह कभी लड़के के चक्कर में नहीं रही और ना ही कभी कोई गलत काम किया था। और दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी। उसके लिए रिश्ते आते जरूर थे, लेकिन रिश्ते ना होने की वजह सिर्फ मेरी मामी ही थी और इसी वजह से मेरे मामा और मामी के बीच दिन झगड़े होते रहते थे। दरअसल मेरी मामी चाहती थी कि लड़का गवर्नमेंट जॉब करता हो और उसे ज़मीन जायदाद भी काफ़ी रहे और लड़का इकलौता हो, ना उसकी कोई बहन हो और ना ही कोई भाई। अब इतने सारे गुण एक ही लड़के में मिलना मुश्किल थे, इसलिए मेरी मामी की लड़की का रिश्ता नहीं लग रहा था। खैर, जो भी रिश्ता आता था या तो लड़का गवर्नमेंट जॉब करता था और जिनके पास नौकरी होती उनकी बहनें होती, और जिस लड़के की बहन हो, जिस तरह मेरी मामी चाह रही थी वैसा रिश्ता मिल ही नहीं पा रहा था। और मेरे मामा जी की लड़की की उम्र भी काफ़ी हो गई थी, शादी की उम्र उसकी निकली जा रही थी। लेकिन मेरी मामी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि लड़का तलाश करूंगी, वैसा ही करूंगी जैसा मैंने सोचा है। मेरे मामा जी आए दिन कहते थे कि तुम अपनी जिद को छोड़ दो, हम हमारी बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता देखेंगे जिसमें यह खुश रहेंगी, उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। धन दौलत का तो क्या है, कोई भी कमा लेगा। लेकिन मेरी मामी जी मेरे मामा की एक नहीं सुनती थी। शायद मेरे मामा को इस चीज़ की चिंता रहने लगी थी और चिंता इतनी बढ़ गई कि उनका हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया। मामा जी के जाने के बाद मेरी मामी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। शायद वह तो आज़ाद हो गई थी, क्योंकि मामा जी उन्हें हमेशा डांटते रहते थे, उनकी गलतियों का एहसास करवाते थे। अब मामी जी पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी, लेकिन अभी तक मेरे मामा की लड़की का रिश्ता नहीं लग रहा था। तब एक रोज़ जब मैं घर में झाड़ू लगा रही थी तो 2 लोग घर में आए थे और मेरी मामी जी से कहा कि आपकी हमारे साथ फ़ोन पर बात हुई थी। तभी मामी ने कहा कि हाँ हाँ, आप लोग बैठिए। उन लोगों को मामी ने चाय नाश्ता दिया और मुझे अपने पास बुलाकर उन लोगों से कहा कि लड़की यह है, इसका नाम नेहा है, पैसे पूरे होने चाहिए, लड़की में कोई कमी नहीं। यह सब सुनकर एक समय के लिए मुझे लगा कि शायद मेरी मामी मुझे बेच रही है, लेकिन वह मुझे एक तरह से बेच ही रही थी और समाज में इसका जिक्र भी नहीं होने देना चाहती थी। दरअसल मेरी मामी ने उन लोगों से पूरे 5 लाख रुपए लिए थे मेरी शादी एक बुढ़े आदमी के साथ करवाने के लिए। मैं बड़ी ही मजबूर थी, मैंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मेरी मामी ने मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया और मुझे मजबूरन एक बुढ़े आदमी के साथ शादी करनी पड़ी। मैं रो रही थी कि काश मेरे मामा जी आज होते तो शायद यह नहीं होने देते, लेकिन खैर मैंने इसे अपनी किस्मत से समझकर स्वीकार कर लिया और मुझे उस बुढ़े आदमी के साथ विदा कर दिया गया। वो शायद मुझसे 4 गुना उम्र में बड़ा था। मेरी मामी ने उन लोगों से 5 लाख लिए और वह पैसे जमा कर लिए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रख लिए थे और मुझे शादी के बाद कभी भी अपने घर में नहीं घुसने दिया। मैं बस मजबूर होकर उस बुढ़े के घर में रहती और उस बुढ़े के अत्याचार को भी सहन करती, उसके घर का कामकाज करती। यहाँ तक कि वह शराबी आदमी था, इसलिए मेरे साथ शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि माँ के जाने के बाद यह सब कुछ सहन करने की मुझे
आदत हो गई थी। अब तो मेरी आंखों से आंसू भी सूख गए थे, क्योंकि इतने सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ आंसू ही तो बहा रही थी। उस बुड्ढे का एक बेटा भी था जो मेरी उम्र से थोड़ा ही बड़ा था। शायद उस बुड्ढे की पहली शादी हो चुकी थी और उसकी पहली पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका बेटा और हम 2 सदस्य ही उस घर में रहते थे। उसका बेटा काफ़ी अच्छा और संस्कारी था। वो आए दिन अपने पिता को समझाता था, लेकिन उसका पिता नहीं मानता था। मुझे उनका बेटा बहुत ज़्यादा पसंद था और शायद उसके अंदर भी मेरे लिए भावनाएं थी। एक दिन उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपने पिता के चुंगल से तुम्हें छुड़वा कर एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगी कि शायद इसके साथ मेरी ज़िंदगी संवर जाएंगी, लेकिन मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। उस बुड्ढे के बेटे ने मुझे भगाकर दूसरे शहर में ले गया और वहाँ पर हम दोनों ने शादी कर ली। बुड्ढे ने काफ़ी कोशिश की थी हम लोगों के साथ बुरा करने की, लेकिन पुलिस ने हम लोगों की खूब सहायता की। अब हम लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। कभी कभी तो मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ना जाने क्या कुछ मैंने सहन किया। लेकिन इसी बीच में मामी का भी धन्यवाद करती थी कि उन्होंने इस बुड्ढे के साथ मेरी शादी करवा दी। अगर इस बुड्ढे के साथ शादी नहीं होती तो इनका बेटा जो इतना संस्कारी था मुझे कैसे मिलता। इसलिए अब यही सब सोचकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।